टू फिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीमार्ट का वैल्यूएशन कि डीमार्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है। डीमार्ट, जिसका स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से NSE और BSE में लिस्टेड है, एक रिटेल कंपनी है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को इसके बारे में आइडिया होगा, वहां से परचेज भी किए होंगे और ये ओवर द इयर्स पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा ग्रो किया है। इसका IPO 2017 में आया था और उसी टाइम में काफी ज्यादा टाइम्स लिस्टेड हुआ था और आज की तारीख में ये उससे कई ज्यादा परसेंटेज बढ़ चुका है। लेकिन क्या इसके अंदर आज भी ग्रोथ का स्कोप है या इसने अपनी हाईएस्ट प्राइस अचीव कर ली और ये काफी ओवर वैल्यूड है? तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ओवर द इयर्स इसकी ग्रोथ अगर हम देखें तो 2 स्टोर्स थे इसके 2003 में, और IPO जो 2017 में आया उसके पहले 110 स्टोर थे जो बढ़कर 214 हो गए। तो ये स्टोर्स जो बढ़ रहे थे उसके लिए ही बेसिकली इन्होंने एक IPO निकाला था। उसके लिए इनको पैसे इनकम की जरूरत थी। तो और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह का है कि ये क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच करते हैं, जहाँ पे ये पहले एक स्टेट में जाते हैं, उसके अंदर ये अपने नए नए स्टोर्स खोलते, वहां पे एक तरह से पूरा जब इनका एक्सपेंशन हो जाता है तो ये अगले स्टेट में जाते। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट, हरियाणा जैसे स्टेट इन्होंने अभी तक टच नहीं किया। और ओवर द इयर्स ये कैसे बढ़े हैं, पहले महाराष्ट्र में थे, फिर गुजरात और कर्नाटक पहुंचे जो कि महाराष्ट्र की बॉर्डर में आता है, फिर MP, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में गए, आंध्र प्रदेश में गए, तमिलनाडु में, फिर धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हुआ, पंजाब राजस्थान में हुआ। तो ये इस तरह से इनका एक क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन है। अब बात करें इनके फाइनेंशियल रेशियोज की, तो सबसे बढ़िया इसके रेशियोज है पूरी की पूरी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें तो। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। जहां इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग 48 है, वहाँ इसका प्राइस अर्निंग 194 है। ये नंबर जो है इंडस्ट्री का ये चेंज भी हो सकता है, कुछ जगह 100 प्लस भी देखा है मैंने। वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर किन कंपनीज को क्लासिफाई किया। बट ओवरऑल मैंने यही देखा है कि डीमार्ट का जो PE है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले इसकी पीयर ग्रुप के ज्यादा ही है। तो इसके ज्यादा होने का सबसे मेन रीजन तो यही है कि ये अकेला रिटेल इंडस्ट्री में ओवर द इयर्स कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। आप देखेंगे फ्यूचर ग्रुप की बात करें, दूसरी कंपनीज की बात करें, वहाँ इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जितना डीमार्ट पे है, और उसके बारे में हम बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले अगर आप करंट रेशियो देखिए तो करंट रेशियो इसका काफी बेटर है। इसका कैश इनके पास बहुत ज्यादा रखते नहीं है, कैश रेशियो आपको हमेशा कम ही दिखेगा। बस ये देखिए 2017 में जब IPO आया था तब इसका कैश रेशियो पॉजिटिव में था, 1 से ज्यादा था, अदरवाइज ये हमेशा 1 से कम ही रहा है। तो उसका एक ही रीजन है कि ये ज्यादातर एक्सपांशन में अभी बिलीव कर रहे हैं और काफी ईयर तक, मुझे लगता है 7-8 साल और लगेंगे तब जाके ये पूरे इंडिया में एक्सपेंशन इनका हो पाएगा। हम बात करें इसके एफिशिएंसी रेशियो की तो आप देखेंगे कि सारे जो रेशियोज है वो काफी बेटर है इसका आप इन्वेंट्री, डेज ऑफ सेल्स इन्वेंट्री देखेंगे तो रिटेल कंपनी होने के बावजूद 40 दिन के अंदर पूरी इन्वेंट्री इनकी खत्म हो जाती है। इसके अलावा इनके एसेट टर्नओवर का रेशियो 2 है। रिसीवेबल देखेंगे, पेएबल देखेंगे तो रिसीवेबल और पेएबल आपको काफी बेटर आपको इसके अंदर दिखा रहे हैं। लिवरेज की बात करें तो देखिए, लिवरेज शुरू में इन्होंने लिया था, उसके बाद ओवर द इयर्स ये लिवरेज बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हो गई एक तरह से। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, बहुत हेवी है इसका। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रबल में डीमार्ट कभी पड़ने नहीं वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो जब कोई कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में नहीं पड़ने वाली होती तो उसके पास काफी चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को कैसे ना कैसे ग्रो कर सके, उसे किसी की डेट वगैरह नहीं है। तो जितना भी उसका प्रॉफिट होगा, अगर कुछ साल लॉस भी रहा तो भी इतना दिक्कत नहीं, और प्रॉफिट हुआ, जब भी प्रॉफिट हुआ वो उसको एक्सपेंशन में यूज कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी काफी डिसेंट लगते हैं। तो एक तरह से अगर हम रेशियोज की बात करें तो ये एक अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। बट अगर हम इसके मार्केट वैल्यू रेशियोज की बात करें तो यहाँ ये अपने पीयर से ओवर वैल्यूड दिखती है, और वो दिखना भी है क्योंकि बाकी पीयर बहुत पुअर परफॉर्मिंग है। उनके सामने अगर आपको सारी कंपनीज दिखाई जाए रिटेल की तो सिर्फ यही प्रॉफिटेबल मिलेगा ओवर द इयर्स, एंड दैट्स व्हाई यू विल इन्वेस्ट इन इट। तो ज्यादातर रिटेल के जो बायर्स होते हैं रिटेल इंडस्ट्री में वो डीमार्ट की तरफ ही जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि डीमार्ट के मार्केट रेशियो, वैल्यू रेशियो इतने ज्यादा क्यों है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम इसका बिग बाजार से कंपेयर कर रहे हो, और अगर आप यहाँ पे स्पेंसर या और भी जो कंपनी है रिलायंस रिटेल उनको भी लगाएंगे तो आप यहाँ इमेज से ही देख सकते हैं सबसे पहले कि डीमार्ट का आप देखेंगे स्टोर में कोई ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। एक नॉर्मल किराना है जो कि बड़े
स्तर पे खुला हुआ है, बड़े लेवल पे खुला हुआ है। तो एक अगर आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े किराना स्टोर होते हैं कुछ उसी तरह का है डीमार्ट, बट उसने थोड़ा और ज्यादा बेटर इसका जो ऑपरेशंस होता है, जो एक यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना है, जैसे कि आपने ट्रॉली वगैरह दे के और खुद ही परचेस करके आप बिलिंग काउंटर पे आइए, जो कि ज्यादातर मॉल्स के रिटेल स्टोर में होता है, वो उसने यूज किया। बट जो एक तरह से कॉस्टिंग है, जो कि अपने रिटेल स्टोर में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं भी हो तो उसमें हर चीज मिल जाए, उस तरह का जो एक आइडिया होता है जो लोकल किराना टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो ओवर द ईयर्स प्रॉफिटेबल रहे, वो इसने लिया है। तो इसने हर तरह के बिजनेस की पॉजिटिविटी से सीखा है। एक और चीज जो है इनका कि मॉल के अंदर कभी आप स्टोर नहीं देखेंगे, तो मॉल के अंदर स्टोर नहीं है, दैट मीन्स इनको लीज या रेंट का पे नहीं करना पड़ता है। ये ज्यादातर खुद परचेस करते हैं जमीन और वहां पे अपना स्टोर खोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इनको एक लीज या रेंट के हिसाब से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं देना होता है, और वही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बाकी कंपनीज का, लाइक बिग बाजार और स्पेंसर वगैरह, जिनको इस चीज के लिए पे करना होता है। तो ये जो चीज है ये एक तरह से प्रॉफिटेबली हेल्प करती है। मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर बिग बाजार भी मॉल्स से बाहर आ जाए तो हो सकता है वो ज्यादा बेटर बिजनेस चला पाएगा, क्योंकि देखिए मॉल्स का वगैरह का जो रेंट वगैरह है वो डीमार्ट को नहीं देना पड़ता, और उसकी वजह से वो लोअर मार्जिन पे चीजें बेच सकता है और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल होता है। तो आपको चीपेस्ट प्राइस भी डीमार्ट पे मिल रहा है, डीमार्ट भी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा वो जो सेलिंग है उनका, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि जो भी पेरिशेबल गुड्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा मतलब सेल नहीं करते हैं ऑनलाइन के अंदर। उन्हें लॉस हुआ तो पिछले कुछ टाइम में, तो उन्होंने ऑनलाइन में भी एक्सपांशन नहीं किया, वो उसे उसी जगह एक्सपेंड कर रहे हैं जहां पर उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें, और उसके अलावा फिर जो क्लस्टर बेस्ड मॉडल जिसकी हमने बात की थी, उसकी वजह से ये चीपर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इसका, किसी भी अगर अपने गुड्स को एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक ले जाने का, तो बल्क बाइंग करके हब एंड स्पोक मॉडल की तरह उसको पहुंचाने में उनको काफी ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमने इसको किस तरह फोरकास्ट किया है। तो मेरी जो फोरकास्ट है वो यही है कि ये ओवर द इयर्स एक्सपेंड करने वाला है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका काफी ग्रो करेगा अगले कुछ सालों में। तो ये जो हाई ग्रोथ आपको दिख रहा है पीरियड, ये मैंने इलोंगेट किया है 5 की जगह 9 ईयर्स तक, और उसका रीजन यही है कि इसको एक्सपेंड करने में, तो अगर हम वापस पीछे जाए और बात करें इसकी एक्सपेंशन की, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश अगर आप यहाँ देखें तो उसमें 11 स्टोर है, जबकि वो गुजरात से बड़ा स्टेट है। और जो बिजनेस मॉडल है डीमार्ट का, वो ऐसा नहीं है कि वो मेट्रो सिटी में ज्यादा चलेगा। मतलब मैं अपने खुद की जहाँ में रहता हूँ उस सिटी की बात करूँ तो यहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख समथिंग है, और यहाँ कोई भी बड़ी फ्रेंचाइज सिस्टम की चीज, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में हो चाहे रिटेल में हो, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। बट डीमार्ट जो है वो काफी सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि वो एक लोकल किराना से ज्यादा सस्ते में सामान देता है। 3 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में डीमार्ट खोलना एक नेगेटिव डील नहीं है। तो उस हिसाब से डीमार्ट अगर हर डिस्ट्रिक्ट में भी एमपी की खुलता तो भी वहां पे 50 स्टोर खोलना होते, और ऐसे कर्नाटका में सिर्फ 20 स्टोर है, जबकि वहां बेंगलोर जैसा बड़ा शहर, एनसीआर के अंदर सिर्फ 1 स्टोर है, जबकि पूरे दिल्ली में आप समझ सकते हो कितने डीमार्ट खुल सकते हैं। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि आइडिया की कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है सिर्फ डीमार्ट को अपने लेवल पे खोलने के लिए। और हो सकता है इन द फ्यूचर जब बाकी रिटेल कंपनियां अगर लॉस मेकिंग हो रही है और धीरे धीरे अगर बंद होने के कगार पे जाए, तो फिर डीमार्ट को वहां भी एक बेनिफिट होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कुछ डीमार्ट मोनोपोली बन जाएगा रिटेल में या ऐसा कुछ, बट डीमार्ट के पास एक्सपांशन के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। और अगर हम ये भी बात करें रिलायंस फ्यूचर डील की, या कि रिलायंस इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो रिलायंस रिटेल ऑलरेडी, और उनका बिजनेस मॉडल से भी ऐसा नहीं लगता कि वो डीमार्ट को कहीं से भी टक्कर दे पा रहे थे, या आगे वाली ये बिग बाजार की डील से मिलेगा। ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी में जियो काफी बेटर कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो प्रीडेटरी प्राइसिंग किया, कि जितनी इंडस्ट्री के अंदर प्राइसिंग चल रही थी उससे चीपर पे बेचा। बट यहाँ पे वो ये चीज कर ही नहीं सकता, बिकॉज डीमार्ट जितना चीप बेचना बहुत रेयर होता है। जितना चीप बेचा जा सकता था तो बिग बाजार और बाकी रिटेल स्टोर्स कब का ये चीजें कर पाते। तो वो चीजें हमें समझना है। तो फोरकास्टिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ओवर द इयर्स इसका रेवेन्यू किस तरह ग्रो होगा।
फिर प्रॉफिटेबल ये कितना आगे जाके होगा। तो ये टेबल मैंने अपनी एक एक्सेल शीट पूरी बना रखी है वैल्यूएशन की। तो अगर आपको पूरी एक्सेल शीट चाहिए या फिर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसका भी डिटेल हमारे वीडियो के नीचे लिंक में होगा। और उसके अलावा आप हमारा एक फिस्क का ही एक ग्रुप है जो स्टॉक मार्केट की रिकमेंडेशंस वगैरह देता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने पूरा वैल्यूएशन वगैरह किया है इसका, एक्सेल शीट में आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और ज्यादा इस पर रिसर्च करना है या आपको आपकी कैलकुलेशन करना है। तो अब हम वापस बात करते हैं फोरकास्ट की। तो आप देखिए कि ये 1350 करोड़ इसका अभी का प्रॉफिट है, जो बढ़कर 2029 तक 5256 करोड़ हो जाएगा एज पर माय एस्टिमेट। लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है कि एक ही स्टोर से बढ़ रहा है। मेरा अजम्पशन है कि डीमार्ट अपना अग्रेसिव एक्सपेंशन कंटिन्यू करेगा और वहां पे इतना ही प्रॉफिटेबल होगा। तो वो उस तरह से जब उसके एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा उस वजह से वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगा और उसके बाद वो एक नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाएगा। हमने इसका जो DCF वैल्यूएशन किया है, यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं। मैं आपको किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है वो भी सिखाऊंगा किसी वीडियो में, और ये चीज हम और बेटर भी कर सकते थे, बट मुझे लगता है कि मैंने एक तरह से जस्टिस किया इस वैल्यूएशन के साथ। बट आई हैव नो डाउट इन सेइंग कि इससे और बेटर भी इसको किया जा सकता था और ज्यादा डीप जाकर और ज्यादा ड्यू डिलीजेंस के साथ फोरकास्ट की जा सकती थी। बट मुझे लगता है कि मैंने भी एक तरह से इसको सही तरह से ही किया। तो अब बात करते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो की। इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रो हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ओवर द इयर्स बढ़ रहा है शुरू में, और फिर धीरे धीरे ये घटेगा जब इनको कम स्टोर्स उसके अंदर बनाने होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज इन कैपेक्स है, चेंज इन कैपेक्स है, कैपेक्स नहीं है। तो उस तरह से हमने FCFE निकाल के इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो किया है। तो उस हिसाब से मेरी जो प्राइस आ रही है 8.26% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, वो आ रही 3139। इसमें बाय रिकमेंडेशन देता हूँ क्योंकि अभी इसका प्राइस 2700 कुछ चल रहा है, और ये प्राइस मुझे लगता है कि ये इसकी सही इंट्रिंसिक वैल्यू होगी एज ऑफ नाउ। तो मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप ये जो फोरकास्टेड स्टेटमेंट है इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ओवर द इयर्स ये किस तरह से चेंज हो रहा है उसको देख के आप आगे डिसीजन बना सकते हैं। अगर आप वैल्यूएशन सीखे हुए तो आप इसी पे और एडिटिंग कर सकते हैं, आगे फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अगर नहीं सीखे तो आप सीख जाएंगे, मैं खुद अपने वीडियो में सिखाऊंगा, या आप इसको और दूसरे तरह से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सेंसिटिविटी एनालिसिस किया कि मेरा जो फोरकास्ट था 6.26% की ग्रोथ का और 8.26% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, तब जाके ये प्राइस आ रही थी 3135। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ये है कि इक्विटी के इन्वेस्टर्स इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका वैल्यूएशन आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो शेयर है इसका प्राइस 3135 या 139 होना चाहिए इस DCF वैल्यूएशन के हिसाब से। बट अगर इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी या ग्रोथ रेट कुछ चेंज होता तो इस तरह का नंबर हमें दिखाई देता कि फॉर एग्जांपल अगर 7.26% इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता और 5.76% ग्रोथ रेट होता तो 4435 प्राइस होता। आई होप कि आप इस पूरे वैल्यूएशन को समझ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने इसको रिलेटिव वैल्यूएशन से कंपेयर नहीं किया है फ्रेंड्स। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो रिलेटिव वैल्यूएशन है उसके अंदर ये हमेशा ही ओवर वैल्यूड आएगा, और उसका सबसे बड़ा कारण आप सब जानते हैं कि बाकी सारी कंपनियां उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते, और कंपेरिजन में रिटेल इंडस्ट्री के अंदर डीमार्ट उसके सामने ओवर वैल्यूड रखता है। ये कि मेरा मानना है कि डीमार्ट एक अग्रेसिव एक्सपेंशन करेगा और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहेगा, बट हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, तो हमें इसको कंटिन्यूसली फॉलो अप करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके इस वीडियो में बताएं, और अगर आपको वो एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।